हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, अच्छे से चल रही होगी आपकी क्लासेस। अब तो बैक टू बैक क्लासेस आ रही है ना, तो कोई परेशानी भी नहीं हो रही होगी। तो 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ थोड़े व्यू भी कम आ रहे हैं, लाइक भी कम आ रहे हैं, बस 2-4 बच्चे देख रहे हैं वीडियो पे, 10 लाइक है, 12 लाइक है। तो शेयर किया करो भी, शेयर में कमी नहीं रहनी चाहिए। वीडियो को शेयर किया करो, ज्यादा मत शेयर किया करो। जैसे ही आपके पास वीडियो पहुंचे 5 बंदों को शेयर कर दिया करो बस। वो कौन सी फिल्म है? जय हो। जैसे कहते हैं 3 लोगों की मदद करो और आगे उन 3 लोगों को बोलो और की मदद करे। तो आप भी वही किया करो, 5 को शेयर करेगा, आप और को बोलो 5 को शेयर करो, ज्यादा को नहीं शेयर करने को बोल रहा मैं, ठीक है। तो अपने टॉपिक चल रहा था रेडियो एक्टिविटा। तो रेडियो एक्टिविटा के बारे में पढ़ लिया था, आज अपने बात करेंगे रेडियो एक्टिविटा। पढ़ लिया, उसके बारे में उत्सर्जित होने वाली किरणों के बारे में। कौन सी? उत्सर्जित होने वाली किरणों। तो किरणों के कुछ गुण पढ़ लेते हैं जी। बोलते हैं रेडियो एक्टिव किरणें। क्या होती हैं रेडियो एक्टिव किरणें? क्या होती हैं? तो पहली बात तो रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलती हैं, नो डाउट, पिछली क्लास में कवर हो चुका है ना। दूसरी बात क्या, ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। अभी खास बात इसकी है, कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा। जिस तरह प्रकाश हमारा सीधी रेखा में गमन करता है ना, उसी प्रकार से जो आपका है रेडियो एक्टिव किरणें होती है वो भी सीधी रेखा में गमन करती हैं। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात क्या, ये रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलती हैं या उत्सर्जित होती हैं, और दूसरी यह है सीधी रेखा में गमन करती हैं। दो इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन विकिरणों या इन किरणों पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब क्या है, जैसे धातु और अधातु पर चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय, वो मैंने आपको करवाए थे ना उसमें धातु वाले चैप्टर में, तो उस प्रकार से ये होता है। तो जो आपकी रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं ना, तो ये विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होती है और ना ही चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है? मान लीजिए ये कोई करंट की तार है, ठीक है, और इसके साथ ये बैटरी लगी हुई है। जैसे ही आप इसका स्विच ऑन करोगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसके चारों ओर ना बेटा एक क्षेत्र बनता है, इस तरह से। ये क्या बनता है? एक क्षेत्र बनता है, जिसे आप विद्युत क्षेत्र बोलते हो। तो ये तरंगे विद्युत क्षेत्र से भी प्रभावित नहीं होती। और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जैसे आपके पास ये एक चुंबक है, एन नॉर्थ साउथ, एन और एस, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ये इसके दो पोल होते हैं। तो इसके चारों ओर भी इस तरह से एक क्षेत्र बनता है, इस तरह से, ठीक है। तो इन ये होता है आपका विद्युत क्षेत्र और ये होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। इस तरह से दो क्षेत्र होते हैं। इन तरंगों पर भी कोई इन किरणों पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक थे हमारे, उन्होंने ये बात बताई थी। किन्होंने बताई थी? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था कि विद्युत चुंबक जो आपकी रेडियो एक्टिव विकिरणें होती हैं उन पर विद्युत चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 3 बातें थी, ये आपको ध्यान रखनी है। अब अपने देखते हैं किरणों के बारे में। कौन कौन सी किरण थी सर? 3 किरणें देखी थी हमने। एक अल्फा किरण देखी थी, एक बीटा किरण देखी थी और एक गामा किरण देखी थी, ठीक है। इनके चिन्ह अलग अलग बने होते हैं, तो मैं नाम लिख देता हूं। ये आपकी अल्फा होगी, ये आपकी बेटा बीटा होगी और ये आपकी गामा किरणें होगी। तो मैंने इसको सारणी में व्यवस्थित किया ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। अब गुणधर्म, यानी कि अल्फा किरणों के गुणधर्म देखेंगे, बीटा किरणों के गुणधर्म देखेंगे और गामा किरणों के अपने गुणधर्म देखेंगे, ठीक है जी। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। अब क्या कीजिए, इसका फटाफट एसएस ले लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। हाँ जी, तो हो गया एसएस। चलिए, पहचान कि आप पहचान का मतलब क्या है कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये अल्फा किरण है, ये बीटा किरण है और ये गामा किरण है। तो बेटा जी, इसको समझने के लिए हीलियम के नाभिक, हीलियम कितने नंबर पे आता है सर? हीलियम तो आता है आवर्त सारणी में 2 नंबर पे, यानी परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु द्रव्यमान 4। हीलियम क्या है? एक उत्कृष्ट गैस है, नाभिक वगैरह इसके सारे स्थिर होते हैं। तो जब ये टूटेगा तो ये अल्फा कण बनाएगा। क्या बनाएगा जी? ये अल्फा कण बनाएगा। तो हीलियम का जो नाभिक होता है वही आपका क्या होता है? अल्फा किरण होती है। हीलियम का नाभिक टूटेगा, हीलियम का नाभिक टूटेगा तो कौन सी किरणें उत्सर्जित होंगी? अल्फा किरण, ठीक है।
चलिए आगे बात कर लेते हैं। इस पर आवेश कितना होता है? तो सर इस पर पॉजिटिव आवेश होता है हीलियम पर, बताया था कितना, +2। द्रव्यमान कितना होता है? 4 होता है। 2 का डबल 4 बताया था ना पिछले चैप्टर में केमिस्ट्री वाले में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आयनन क्षमता, यानी कि आयनन क्षमता इसकी होती है सर्वाधिक। ये अपने जब अपने करेंगे ना जब आवर्त सारणी, तब बताएंगे आयनन क्षमता के बारे में। भेदन क्षमता, भेदन क्षमता का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी चीज को कितनी हद तक भेद सकती है, यानी कि उसके आर पार हो सकती है। भेदन क्षमता का मतलब ये है, तो ये भेदन क्षमता होती है इसकी न्यूनतम, बहुत ही कम। कितनी कम होती है कि 0.1 म्यूएम की, 0.1 यानी कि 0.1 माइक्रोमीटर की, अगर 0.1 माइक्रोमीटर, देखो कितना कम है कि एल्यूमिनियम परत भी इसे रोक लेगी, एल्यूमिनियम परत भी इसे क्या कर लेगी, रोक लेगी। यहां से आपको ना एक चीज कंसेप्ट समझाता हूं मैं, एक चीज समझो इस लाइन से ना, आपको एक चीज समझाता हूं मैं, इसको समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। भेदन क्षमता क्या है, इसकी न्यूनतम होती है। अब देखो सर इसका एग्जांपल बताओ, बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। चलो आपको ना एक टास्क देता हूं, टास्क क्या है आपके पास, इसको मैं रफ कर रहा हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, उम्मीद करता हूं शायद आपको समझ में आए। चलो, तो सभी के पास मोबाइल फोन होगा, है ना। अब आपके पास टास्क क्या है कि आप मोबाइल को ऑफ नहीं करना, फ्लाइट मोड नहीं लगाना उसको, ठीक है, ऑफ भी नहीं करना है, फ्लाइट मोड भी नहीं लगाना है, सिम कार्ड भी बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। उसके अलावा डू नॉट डिस्टर्ब भी नहीं लगाना, और ये 4-5 काम आपने नहीं करने, ठीक है। ये आपके पास आपका मोबाइल फोन है, ये 4-5 आप काम नहीं करने, करने क्या, आप मोबाइल को छुपा सकते हो कहीं भी, कहीं भी अपने मोबाइल को छुपा सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। लेकिन आपके पास कोई भी फैमिली मेंबर है या कोई भी है, आपके नंबर पे कॉल जाए, अगर ये बंदा आपके नंबर पे कॉल करे तो आपके नंबर पे कॉल नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात, आपके नंबर पे कॉल नहीं आनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए अब मेरे पास 2 मोबाइल नहीं है, तो मैं आपको समझा देता, एक मेरे पास मोबाइल है, एक मेरे पास मोबाइल है, दोनों मोबाइल को मैं पास रख रहा हूं, लेकिन ये काम मैं नहीं कर रहा हूं ना, तो एक मोबाइल को ऑफ कर रहा हूं, ना फ्लाइट मोड लगा रहा हूं, ना सिम कार्ड निकाल रहा हूं, ना डू नॉट डिस्टर्ब लगा रहा हूं, यानी कि नेट डाटा सारा कुछ ऑन है, वैसे का वैसे नॉर्मल फोन है, लेकिन मेरे फोन पे कॉल नहीं आनी चाहिए किसी की भी। क्या करोगे, क्या करोगे? सर हम इसे ना संदूक में छिपा देंगे, छिपा दो, कॉल जाएगी उस पर, रजाई में छुपा देंगे, छुपा दो, फिर भी कॉल जाएगी, है ना। तो सर आप ही बता दो, चलो मैं बताता हूं करना क्या है, कुछ नहीं करना। जो अपने घर पे जब मैंने रोटियां बना लेते हैं, उसके बाद में उस रोटी को जो एल्यूमिनियम शीट आती है, ठीक है, सिल्वर पेपर जिसे आप बोलते हो, सिल्वर पेपर में अच्छे से इस मोबाइल को लपेट दो, अच्छे से, यानी कि बाहर से कुछ भी उसका नहीं दिखे, यानी कि डबल ट्रिपल 2-3 बार आप उसको लपेट दो। उसके बाद अगर आप मोबाइल से इस पर कॉल करोगे ना, उस पर कॉल नहीं जाएगी, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताएगा, कॉल नहीं जाएगी। प्रैक्टिकल मेरा तो किया हुआ है, आप और कर लेना, ठीक है। तो भेदन क्षमता न्यूनतम होती है, 0.1 एल्यूमिनियम की परत भी इसे रोक लेती है। साथ के साथ ये मैंने आपको पढ़ाया था, मेरे दिमाग में आ गई तो सोचा आपके साथ साझा कर दो। गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है अभी, इतनी ज्यादा इसकी गतिज ऊर्जा होती है कि ये जीवित कोशिकाओं को भी नष्ट कर देती है, इतनी ज्यादा होती है कि ये जीवित कोशिकाओं को भी नष्ट कर देती है। जीवित कोशिकाओं का नष्ट मतलब क्या है, जैसे कई बार कीमोथेरेपी वगैरह टेस्ट जो आपके होते हैं ना, ऑपरेशन वगैरह, इलाज जिसे आप बोल सकते हो, उपचार, है ना, तो उपचार में इनका अल्फा किरणों का उपयोग किया जाता है। जैसे कैंसर पीड़ित में और अलग अलग होती हैं किरणें, बहुत होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, वाई किरणें होती हैं, ये सारी अलग अलग किरणें होती है, वहां से एक अल्फा किरण भी होती है, ठीक है। उसके अलावा ये किरणें हमारे लिए घातक भी हैं, क्योंकि ये जीवित कोशिकाओं को नष्ट करती है। हमारी बॉडी पर मान लीजिए अगर अल्फा किरण गिरे तो वहां के सेल्स को ये नष्ट कर देंगे, इतनी ज्यादा इनकी गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं परास। परास का मतलब मैंने वैसे आपको बताया था कि कितनी दूरी तक जा सकती है, तो इसकी परास होती है बेटा न्यूनतम, क्या होती है, बहुत कम इनकी परास होती है। उसके बाद में गति,
गति होती है इसकी 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड, 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। विद्युत क्षेत्र में विचलन कैथोड की ओर होता है। कैथोड और एनोड आपको विद्युत क्षेत्र में बताऊंगा ऋण विद्युत की ओर जाता है, यानी कि कैथोड की तरफ ऋण आवेश, ऋण विद्युत की तरफ ये जाएगा कैथोड की ओर से। ठीक है, चलिए अल्फा किरण होगी। अब बात कर लेते हैं बीटा किरण की। बीटा किरण की क्या गुणधर्म है भाई? यह बनती है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से। सर इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पर बेटा जी ये होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो उसे इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे पॉजिट्रॉन बोलेंगे। इसके विखंडन, इनसे बनती है आपकी बीटा किरण। ठीक है, आवेश प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। द्रव्यमान नगण्य, मतलब शून्य नहीं कह सकते, न के बराबर कह सकते हो। आयनन क्षमता गामा से ज्यादा और अल्फा से कम, यानी कि इनकी जो आयनन क्षमता होती है वो अल्फा से तो ज्यादा होती है और गामा से क्या होती है, अल्फा से तो क्या होती है कम और गामा से क्या होती है ज्यादा। चलिए इसके बाद में भेदन क्षमता अल्फा से ज्यादा होती है, इनकी भेदन क्षमता और गामा से कम, बस क्योंकि बीच में आ रही है ना, तो अल्फा से ज्यादा और गामा से कम। गतिज ऊर्जा कुछ नहीं बताया इसके बारे में। परास क्या होती है इसकी? परास होती है अल्फा से ज्यादा और गामा से कम, कोई दिक्कत नहीं है। गति क्या होती है? 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ये डाटा कहीं सुना हुआ है क्या आपने? है ना, याद करके बताओ कहां सुना है, बताओ बताओ फटाफट बताओ कहां सुना है ये डाटा? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, याद है क्या? अरे प्रकाश की चाल होती है ये, प्रकाश की चाल, लाइट, सर्वाधिक चाल इसी की है। अभी तक ऐसा और कोई भी कण नहीं है जिसकी इससे ज्यादा चाल हो। हाँ, एक नाम जरूर बन गया है, टैचियन। टैचियन ये एक ऐसा काल्पनिक कण है, काल्पनिक मतलब अभी तक बना नहीं है, लेकिन ये कल्पना की गई है कि जिसकी चाल क्या हो, 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो। इसे बोलते हैं बेटा जी टैचियन। क्या बोलते हैं? टैचियन क्या होता है एक बार फिर बता देता हूं। टैचियन वह काल्पनिक कण होता है जिसकी जो चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि प्रकाश की चाल से जिसकी ज्यादा चाल हो, प्रकाश की चाल से भी किसी की ज्यादा चाल हो, तो वो कौन सा कण होगा? वो होगा आपका टैचियन। और ये अभी तक सिर्फ नाम है, यानी कि इसकी सिर्फ अभी तक कल्पना की गई है। ऐसा अभी तक कोई कण नहीं है कि जिसकी चाल प्रकाश की चाल से ज्यादा हो। प्रकृति में सर्वाधिक चाल किसकी ज्यादा होती है? प्रकाश की होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में विचलन एनोड की ओर होता है और ध्रुव पॉजिटिव ध्रुव की तरफ होता है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रख लेना। अगली बात करते हैं इसमें गामा किरणों की। इसकी गामा किरणों की, तो गामा किरणों की पहचान कैसे करोगे भाई? उच्च ऊर्जा विकिरण होती है, उच्च ऊर्जा विकिरण, बहुत ऊर्जा वाली किरणें होती है ये। आवेश होता है बेटा जी 0, आवेश 0 तो द्रव्यमान भी 0, द्रव्यमान 0 तो आयनन क्षमता भी न्यूनतम, क्योंकि आवेश ही नहीं है तो आयनन क्षमता कहां से होगी? भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, भेदन क्षमता सर्वाधिक, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है भाई। ठीक है, और उसके बाद में जिसकी जो आपकी परास है वो भी सर्वाधिक होती है, गति भी प्रकाश की चाल से है और कोई विचलन नहीं होता। ये देखो रेक्टिफिकेशन वाली चीजें हैं, इसमें कोई बड़ी बात वो नई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। जो मैंने नई चीजें आपको थी वो मैंने आपको करवा दी है, बाकी रट्टा मारने वाली चीजें हैं। तो देखो बहुत, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपवाद है और बहुत सी चीजें आपको रट्टा मारनी पड़ती हैं, सीधी सी बात है। कोई बहुत सी चीजों का इलाज नहीं है। जो बताने वाली बातें थी मैंने आपको बता दी है, सारणी में मैंने आपको करवा दिया है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ के साथ इसके नोट्स तैयार कर लेना ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। इसमें हर जगह से क्वेश्चन बनेगा भाई, हर जगह से क्वेश्चन फंस सकता है इससे, और क्वेश्चन यहीं से बनता है ये, और मैं बता देता हूं क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, तो पहचान कैसे करोगे अल्फा किरणों की? हीलियम के नाभिक के टूटने से आवेश +2 होता है, द्रव्यमान +4 होता है, आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है, भेदन क्षमता न्यूनतम की एल्यूमिनियम की पट्टी को भी से रोक सकती है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है इतनी कि जीवित कोशिकाओं को भी ये नष्ट कर सकती है, परास होती है न्यूनतम, गति होती है 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, क्षेत्र में विचलन कैथोड की ओर और नेगेटिव पोल की तरफ। बीटा किरणों की बात करें तो किससे बनती है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज, p से पॉजिटिव p से पॉजिट्रॉन, आवेश पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर इस पर नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से हो जाएगा। ठीक है,
और जो आपका द्रव्यमान होता है वो नगण्य है, और आपकी इसकी आयनन क्षमता गामा से ज्यादा होती है और अल्फा से कम। इसके बाद में भेदन क्षमता अल्फा से ज्यादा और गामा से कम। परास अल्फा से ज्यादा गामा से कम। गति प्रकाश की गति के समान एनोड की तरफ और पॉजिटिव पोल की तरफ। गामा किरणें उच्च ऊर्जा विकिरण, आवेश 0, द्रव्यमान रहित, आयन ऊर्जा न्यूनतम, भेदन क्षमता सर्वाधिक और परास भी सर्वाधिक, गति प्रकाश के समान, कोई विचलन नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दो बातें आपको यहां से, वैसे सारी बातें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई नई चीज वाली बात नहीं है कि समझ में नहीं आया तो प्यारे बच्चों इसमें रेक्टिफिकेशन वाली चीजें हैं, फिर भी मैंने आपके साथ साझा की हैं जैसे तैसे डाटा इकट्ठा करके। ठीक है, तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा क्लास को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि सर आप धीरे पढ़ाइए, प्रयास में धीरे पढ़ाने का ही कर रहा हूँ, जैसे पहले मैं बागड़ी में पढ़ाता था, धीरे धीरे इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है, तो धीरे धीरे चीजें में सुधार आ जाएगा। बाकी आप क्लासेस को लगातार देखिए, फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, क्या दिक्कत है, करवा देंगे। आप कमेंट ही नहीं करते हो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करोगे ना, बताया करो, बस रिक्वेस्ट दीजिए, नेगेटिव कमेंट मत करना। ठीक है, आपस में बातें मत करना, और जो चीजें समझ में नहीं है वो पूछ लेना, मैं करवा दूंगा, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए आप कमेंट सेक्शन में डालो, पूछो तो सही, पूछोगे तभी तो मैं आपको आंसर दूंगा ना। मुझे कैसे पता लगेगा मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, आप बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि नहीं सर आप ऐसे पढ़ाओ, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ। ये जैसे जैसे आप चीजें बताओगे वैसे वैसे हमारे अंदर सुधार आएगा, आप बताओगे तभी तो पता चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को देखा करो, लाइक किया करो, फीडबैक दिया करो क्लासेस के, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दिया करो क्लासेस के। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को और शेयर को मत भूला करो भाई, इतनी मेहनत से बनाते हैं, इतनी मेहनत से बनाते हैं, एक 20 मिनट की स्लाइड के लिए लगभग 2 घंटे जाते हैं भाई, तो इसमें भी आप मेहनत लगती है, तो थोड़ा सा आप लाइक कमेंट कर दिया करो, कुछ नहीं जाता आपका। ठीक है, और सब्सक्राइब करवाया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, शायद इसकी 2 क्लासें और बनेंगी, फिर भी अपने इसको प्रयास करेंगे पूरा करने में। और अगला टॉपिक अपना रहेगा जीवधारियों का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले अपने वर्गीकरण कर लिया था मुनेरा जगत। कौन सा जगत? मुनेरा जगत रहेगा। देखते हैं कैसा रहता है वो टॉपिक, उसको भी फुली डिटेल से करवाएंगे, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।